नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जान लिया था। आज इस वीडियो में गोलीय दर्पण के पौधों के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण में हम लोग जान रहे हैं कि इसका दो प्रकार अवतल और उत्तल होता है। तो ये दोनों में, चूँकि ये दोनों गोलीय दर्पण का ही प्रकार है, इसलिए इसमें जो भी परावर्तित होगा वो दोनों में एक ही प्रकार से होगा। जो भी पद होगा दोनों में एक ही पद होगा। तो आइए देखना शुरू करते हैं। आप लोग पहले ही जान चुके हैं, जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, उसको हम लोग P से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से एक काल्पनिक रेखा होकर गुजरती है, उसे हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको R से सूचित करते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको F से सूचित करते हैं। दर्पण की लंबाई को द्वारा कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस ये दोनों एक ही दिशा में है, एक ही चीज़ यानी प्रधान अक्ष पर ही है। तो हम लोग भी कहीं जाते हैं, मान लीजिए कि हम लोग एक ही गाड़ी से छपरा जा रहे हैं और उसी गाड़ी में कोई आदमी बैठा हुआ जो कि सिवान जा रहा है, तो थोड़ा देर के बाद हम लोग में दोस्ती हो जाता है, संबंध बन जाता है, दोस्ती का संबंध। उसी प्रकार ये भी प्रधान अक्ष पर जा रहा है और ये मुख्य फोकस भी प्रधान अक्ष पर जा रहा है। तो इन दोनों में भी संबंध है। तो आइए हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जो संबंध है उसको जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग मानते हैं कि M' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F है। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण AO परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है। C से O पर एक लंब डाले हैं, जिसे हम आपतन बिंदु पर अभिलंब जिस प्रकार डालते थे, आपतन बिंदु पर अभिलंब डाले हैं। और AO आपतित किरण ये अभिलंब से एक कोण बनाता है जिसको हम लोग आपतन कोण कर रहे हैं और इसको हम I से सूचित करते हैं। ये परावर्तित किरण अभिलंब से एक कोण बना रहा है जिसको परावर्तन कोण कहते हैं और ये एंगल R से सूचित करते हैं हम लोग इसे। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ जो प्रमाण है उसको हम लोग लिखते हैं और इससे देखते हैं कि ये दोनों के बीच क्या संबंध आता है। तो प्रमाण में हम लोग जानेंगे तो इस कोण के लिए नाम दे सकते हैं हम लोग एंगल AOC इजकल टू एंगल, इस कोण को, जिस कोण को नाम देना होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। तो एंगल COF ये दोनों बराबर हो गया। कैसे बराबर है? तो परावर्तन के नियम से, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और देखिए यहाँ AOCP के पैरेलल है। तो जब हम लोग जान रहे हैं कि जब कोई समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है तो यहाँ पर एकांतर कोण से कोण आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखिए AO और CP आपस में समांतर है। जब इसको भी कोई तिरछी रेखा काट रहा है, ये अभिलंब, ये तिरछी रेखा है, ये दोनों को काटेगा तो यहाँ भी एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो एंगल AOC एंगल OCF के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि AO पैरेलल टू CP, इसलिए यहाँ हमारे पास एंगल AOC इजकल टू एंगल OCF प्राप्त हो जाएगा। कैसे? एकांतर कोण से। और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये LHS दोनों बराबर है, तो हम RHS को भी बराबर कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं ये दोनों LHS बराबर है तो RHS से बराबर हो जाएगा, अर्थात COF इजकल टू एंगल OCF ये बराबर हो गया। हम लोग अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये CFO एक त्रिभुज की तरह बन रहा है। तो देख सकेंगे त्रिभुज COF में ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। हम लोग जान रहे हैं कि जब दो संगत कोण आपस में बराबर होगा तो उससे संगत भुजा ही बराबर होगा। जब दो कोण आपस में बराबर होगा तो संगत भुजा ही बराबर होगा। तो एंगल इस त्रिभुज में एंगल COF बराबर है एंगल OCF के, अर्थात ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भुजा ही बराबर हो जाएगा। इसलिए CF इजकल टू
ओ एफ, ये भी दोनों बराबर हो गया। आप ये देख सकते हैं कि बिंदु ओ बिंदु पी के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए जो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा वही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होगा। तो लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ बिंदु ओ बिंदु पी के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि बिंदु ओ और बिंदु पी दोनों बराबर थे, यहाँ से मापी गई दूरी भी दोनों बराबर होगा। तो हम लोग बराबर कर दिए। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग सी पी कहेंगे, और सी पी को हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक सी एफ और दूसरा पी एफ पर। तो इसको हम तोड़ देते हैं सी एफ प्लस पी एफ। इस सी पी को सी पी रहने दीजिए। इस सी एफ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एफ लिख सकते हैं। तो ओ एफ रहने दीजिए, ओ एफ प्लस पी एफ। आगे फिर चलते हैं, सी पी इजकल टू, इस ओ एफ के लिए देखिए, इस ओ एफ के लिए यहाँ पी एफ, तो ओ एफ ये बराबर है, तो हम इस ओ एफ के लिए पी एफ भी लिख सकते थे, पी एफ प्लस पी एफ। अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की बिंदु को देखिए, यहाँ ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको आर से सूचित करते हैं। तो हम सी पी के लिए आर लिख सकते हैं। दूसरी बात कि हम लोग ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और उसको एफ से सूचित करते हैं। यहाँ पर देखिए पी एफ, ये भी यही फोकस दूरी है, तो हम लोग इसको एफ कर सकते हैं प्लस फिर से एफ, क्या कि पी एफ दो बार है, इसलिए एफ भी दो बार हो जाएगा। तो आर को हम लोग जान रहे कि वक्रता त्रिज्या है, और ये पी एफ और एफ जब ये दोनों जुड़ेगा तो 2f हो जाएगा। अर्थात जब हमेशा वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस के दोगुना होगा और मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या के आधा होगा, इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, इसलिए ये प्रूफ हो गया। और दूसरा कि f इधर ये 2f के साथ गुना में है, तो f अकेले इधर छोड़ दिया जाए तो ये गुना से इधर आके भाग में हो जाएगा, अर्थात r/2 इजकल टू f। तो f भी क्या हो जाएगा, हमेशा r के आधा होगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस में आधा का संबंध होता है, अर्थात वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी के दुगुना होगा और फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधा होगा। आने वाले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण में किरण आरेख और गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।